हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वशिष्ठ केमिस्ट्री क्लासेस। तो फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर है वो आपने देख लिया होगा और बीएससी फिफ्थ सेम का जो है ये लेक्चर सीरीज चल रही है जिसको हमने नाम दिया है इन्फिनिटी ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हमने फर्स्ट यूनिट में एल्केन्स के जो है इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, स्ट्रक्चर पढ़ लिया और कॉमन नोमेनक्लेचर और आईयूपीएसी रूल हमने पढ़ लिए हैं। और मैंने इसमें आपको एक असाइनमेंट दिया था और मेरे ख्याल से वो आपने असाइनमेंट नहीं किया है। अगर नहीं किया जिसने तो पहले वो असाइनमेंट सॉल्व करो और फिर जो है इस वाले वीडियो लेक्चर को देखना। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कार्बन एटम का। एल्केन्स में कितने तरीके के जो है कार्बन एटम होते हैं और पढ़ेंगे हम यहाँ पे प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये तीन टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे और यहाँ पे हम जो नेम रिएक्शन है हमारी, वोल्टेज रिएक्शन हो, वोल्टेज फिटिक रिएक्शन हो, ठीक है, जितनी भी नेम रिएक्शन है आज के इसमें आएगी, कोल्बे सिंथेसिस हो, तो ये सब जो है हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह जितने भी है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीजर या फिर रिएक्शन, इन सबको आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एमसीक्यू पूछे जाते हैं और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन डलता है, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से अक्सर जो है यहाँ से मैंने क्वेश्चन देखा है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स। एल्केन्स में किस तरीके का कितने तरीके के जो कार्बन एटम होते हैं वे प्रेजेंट होते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे ये एक एल्केन लिखा है, ठीक है, और इसी में मैं आपको जो है सारे के सारे जो कार्बन एटम है उनको क्लासिफाई करा दूंगा। देखो, कोई कार्बन एटम, देखो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्बन एटम है इसके साथ केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन एटम। ऐसे ही अगर ये सेकंड वाला कार्बन देखो तो इसके साथ दो कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसको बोलेंगे हम सेकंड डिग्री। यानी जिसके साथ जितने कार्बन जुड़े हुए हैं डायरेक्टली अटैच है उसको हम उतनी ही डिग्री का मानते हैं। इस वाले कार्बन को देखो तो मेरे पास इसके साथ चार कार्बन डायरेक्ट अटैच है तो इसको 4 डिग्री बोलते हैं, यानी क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। और इससे आगे वाला जो ये कार्बन है इसमें जो है हमारे साथ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट अटैच है। ये साइड वाले अटैच वाले नहीं गिनने, डायरेक्ट अटैच जो है उसको गिनो तो वो हो गया 3rd डिग्री। ऐसे ही अगर इस वाले को देखें तो इसके साथ केवल एक जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे हम 1st डिग्री। तो कोई कार्बन जिसके साथ केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ हो या फिर कोई कार्बन एटम नहीं जुड़ा हुआ हो तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी, ठीक। देखो यहाँ पे जैसे मैथेन है, सबसे सिंपल जो हमारा होता है वो क्या होता है, मैथेन। मैथेन के साथ जो है 4 हमारे हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें एक ही कार्बन एटम है, उसके साथ कोई भी कार्बन अटैच नहीं है तो इसको हम कैसा बोलेंगे, इसको 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे, ठीक है, प्राइमरी कार्बन बोलेंगे। ऐसे ही अगर इसके साथ अगर यहाँ पे देखो CH3 में एक जुड़ा हुआ है कार्बन सिर्फ तो इसको हम क्या बोले, 1st डिग्री यानी प्राइमरी। ऐसे ही 2nd डिग्री किसको बोलते हैं, जिसके साथ 2 कार्बन अटैच हो। 3rd डिग्री किसको बोलते हैं, जिसके साथ 3 कार्बन अटैच हो। और 4th डिग्री यानी क्वाटरनरी वो होता है जिसके साथ 4 कार्बन अटैच हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एल्केन्स में जो क्लासिफिकेशन है वो इस तरीके से है। अब उसी को ही हमने यहाँ पे थ्योरी में लिखा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं जिससे आपको जो है थ्योरी थोड़ी सी समझ में आए। देखो, द कार्बन एटम इन एन एल्केन मॉलिक्यूल आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी 1st डिग्री, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वार्टररी कार्बन, ठीक है। इसमें जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, इतने इसके आगे कार्बन लिख लो, कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। जो प्राइमरी कार्बन होता है उसमें जो है कार्बन एटम केवल एक कार्बन से अटैच रहेगा या फिर किसी भी कार्बन से अटैच नहीं होगा। 2nd डिग्री में जो है वो 2 अदर कार्बन के साथ अटैच रहेगा, 3rd डिग्री में 3 कार्बन के साथ और 4th डिग्री में 4 कार्बन के साथ अटैच रहेगा। यहां से जो है एमसीक्यू बनता है एक बहुत अच्छे वाला, उसको मैं बताता हूं आपको। देखो, यहां से एक बार क्वेश्चन बना था कि जो 3rd डिग्री कार्बन एटम होता है एल्केन्स में उसके पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन होता है। ऐसे ही अगर क्वाटरनरी में पूछ ले वो एमसीक्यू में तो यहाँ पे जो है कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। और ऐसे ही अगर पूछ ले 3rd डिग्री में कि वो कितने कार्बन से अटैच है तो 3 कार्बन से अटैच है 3rd डिग्री कार्बन जो होता है। तो इस तरीके से ये हमारा एल्केन्स का जो है क्लासिफिकेशन था, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब चलो नेक्स्ट, इसको थ्योरी को लिखते रहना, ठीक है। ऐसे नहीं कि नोट्स जो है फिर कभी बनाओगे। अभी जो मैं नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको डाउनलोड करो, फिर अगर आपको जीरोक्स करानी है जीरोक्स करा लो, नहीं तो उसको हैंड रिटन नोट्स जो है अपने बनाओ, ठीक। अब देखो, नेचुरल सोर्स ऑफ एल्केन। एल्केन्स के 2 नेचुरल सोर्स हैं, एक तो पेट्रोलियम और दूसरा नेचुरल गैस। जो हमारा नेचुरल गैस होती है उसमें जो है 80% तो मीथेन होती है, 10% इथेन होती है और बाकी जो 10% बचा उसमें मिक्सचर होता है हायर मेंबर का, ठीक है। यानी 27 या 28 कार्बन की जो चेन होती है उसका हमारा जो है यहाँ पे मिक्सचर होता है हायर का मेंबर्स का। तो ये हमारे जो है नेचुरल सोर्स है एल्केन के।
अब हम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स को पढ़ेंगे, यानी एल्केन्स को बनाने के कौन कौन से जनरल मेथड हमारे हैं, जिसमें हम नेम रिएक्शन वगैरह और जो हमारी रिएक्शंस है उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो ये है कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन्स एंड एल्काइंस, इसको बोलते हैं सबातिया-सैंडरसन रिएक्शन, ठीक। और इसको बाय नेम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, और नहीं तो इसको जो है हमें अगर यहाँ पे प्रिपरेशन के मेथड पूछेगा तो उसमें आपको ये देने हैं। यहाँ पे नेम रिएक्शन थोड़ी ज़्यादा है, मतलब 3-4 नेम रिएक्शन तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है नेम रिएक्शन ज़्यादातर पूछी भी जाती है, टॉपिक करके डाल देते हैं और उसमें जो है 3-4 टॉपिक को आपको जो है फॉलोइंग टॉपिक्स को एक्सप्लेन या डिफाइन या फिर जो है इनको थ्योरी को एक्सप्लेन करना होता है, रिएक्शंस बतानी होती है, तो वो सब में जो है ऐसे करके डाल दिया जाती है सबातिया-सैंडरसन रिएक्शन वगैरह और कोल्बे सिंथेसिस, वुटिस रिएक्शन, वुटिस फिटिक रिएक्शन, तो ये सब है। तो देखो क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन करना है आपको एल्केन्स और एल्काइंस का, और इससे हमारे एल्केन बन जाएंगे, ठीक है। ये होगा कैसे, ये निकिल कैटालाइज की प्रेजेंस में, और हीटिंग करनी होगी आपको 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, और इससे हमारा जो है एल्केन्स बनेंगे। इसमें दूसरा भी कैटालिस्ट ले सकते हैं हम, जैसे पैलेडियम और प्लेटिनम, ठीक। देखो अब कैसे होगा, जो हमारे एल्कीन होता है वो उसमें हमने सबसे सिंपल वाली एल्कीन ली, वो ली हमने एथीन, इथाइलिन भी बोलते हैं और एथीन भी बोल देते हैं। तो इथाइलिन को रिएक्शन करानी है आपको हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, क्योंकि हम हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं। हमारा ये रखा यहाँ पे कैटलिस्ट और इसको हीट किया, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक इस पे ऐड हो जाएगा और एक इसके पास, और यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे दिखाएं तो देखो 2 हाइड्रोजन है और एल्केन जो है वो अटैक करेगी इस पे, और यहाँ से जो है एक जो है आपको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन। फिर जो ये हाइड्रोजन निकलेगा उसको वो जो है सेकंड वाले पे जाके अटैच हो जाएगा, यानी जिससे ये अटैच होगा उससे दूसरे वाले पे ये अटैच हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल जो है हमारा यहाँ पे एथेन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो एन बन गया ना, तो एल्केन हमारा बन गया, इन से एन बनाया। सेकंड देखो, प्रोपीन लिया हमने, ठीक है, 3 कार्बन है प्रोप और इन आ रहा है डबल बॉन्ड की वजह से। प्रोपीन का हाइड्रोजिनेशन कराओ, प्लेटिनम प्लेडियम ले लो या फिर निकिल ले लो, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दो, डबल बॉन्ड तोड़ो, एक हाइड्रोजन बढ़ा दो, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। आई बात समझ में? कुछ ज्यादा मैकेनिज्म वगैरह में इसकी देने की कोई नीड नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म की रिएक्शन आगे बहुत सारी है, उसमें मैकेनिज्म देंगे। इनमें सिंपल रिएक्शन में कोई मैकेनिज्म नीड नहीं है। अब देखो, अब एसिटिलीन लेते हैं, ठीक है, एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसका जब हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो उससे जो है हमारा यहाँ पे इथेन बन जाता है। इसको लिख लेते हैं कि ये इथेन है, ठीक, ये हो गया इथेन हो गया। तो ये इस तरीके से हम हाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं एल्केन और एल्काइन का, और हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है। तो इसको जो है डबल बॉन्ड ब्रेक करो और सिंगल बॉन्ड बनाओ और एक हाइड्रोजन दोनों साइड जोड़ दो, ये होता है। फिर हम रिडक्शन करें अगर एल्किल हैलाइड का, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हम एल्केन बना सकते हैं, और इसके 2 मेथड है, ठीक है। पहला देखो क्या है, पहला ये है कि अगर हम केमिकल रिड्यूसिंग जो हमारे एजेंट है, जैसे जिंक कॉपर एल्कोहल, और ये कॉम्बिनेशन जिंक एसिडिक एसिड, इनसे हम जो है एल्किल हैलाइड को एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है हमें जो है जो हाइड्रोजन है वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसको बोलते हैं हम नवजात, ठीक है, जो न्यूबॉर्न जो हाइड्रोजन है उसको प्रोवाइड कराएंगे ये सब, ठीक है। तो इसको हम जो है रिड्यूसिंग एजेंट को अगर यूज करेंगे तो उससे हमारा जो है ये रिडक्शन जो है वो प्रोसीड होगा। कैसे होगा देखो, यहाँ पे C2H5Br मैंने लिया, इथाइल ब्रोमाइड लिया, उसका हाइड्रोजिनेशन कराया, ठीक है, मतलब रिडक्शन कराया, सॉरी, और रिडक्शन कराने पर यहाँ से Br जो है वो एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ से निकलेगा और एक हाइड्रोजन इस पे आके ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे तो बन जाएगा C2H6, एक हाइड्रोजन ऐड होके, और HBr यहाँ से अलग हो जाएगा। इस तरीके से पहला तो हमारा है ये, जिसमें रिड्यूसिंग एजेंट हम जिंक कॉपर एल्कोहल यूज करेंगे और जिंक एसिडिक एसिड भी यूज कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, ये ज्यादा नहीं, ये थोड़ा सा याद करने की चीजें होती है। देखो अब जो ये सेकंड वाला मेथड है, ये मैंने लेबोरेटरी में परफॉर्म किया है, और मैंने जब कमर्शियल सिंथेसिस लैब ज्वाइन की थी तो उसमें मैंने ब्रोम हेक्साइन में डी ब्रोमिनेशन कराया था। तो डी ब्रोमिनेशन या डी आयोडिनेशन के लिए जो है हम HBr, जैसे मैंने ब्रोमिनेशन किया तो मैंने HBr यूज किया था वहां पे, और यहाँ पे जो है आपको जैसे आयोडीन अगर मुझे यहाँ से इससे ग्रुप से जो है निकालना है तो मुझे जो है HI ही यूज करना पड़ेगा। अगर यहाँ Br होता तो HBr यूज कर लेते। तो इस तरीके से डी ब्रोमिनेशन किया जा सकता है, डी आयोडिनेशन किया जा सकता है। तो इस तरीके से भी, इस मेथड से भी हम इसको बना सकते हैं, और ये तो बहुत ज्यादा फेवरेबल मेथड होता है और लेबोरेटरी में काफी टाइम इसको जो है हम यूज करते हैं, बशर्ते वहां पे डबल बॉन्ड ना हो, नहीं तो एल्कीन पे जो HBr वगैरह रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन वो सब चीजें अभी यहाँ पे नहीं देखनी है, क्योंकि यहाँ पे तो एल्केन पढ़ रहे हैं। तो देखो
अगर हम C2H5I लिया, हमने इथाइल आयोडाइड लिया, उसके साथ HI की रिएक्शन कराई, तो ये जो H है ये यहाँ से ब्रेक होगा और ये देखो यहाँ से इसको H को इधर और आयोडीन यहाँ से अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा C2H6 और यहाँ पे हो जाएगा एथेन हो जाएगी और यहाँ पे जो है ये आयोडीन बाहर हो जाएगा इससे। चलो अब जो हमारी थर्ड रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। ये सबसे सिंपल है और इतनी ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है। पेपर में बाय नेम पूछी जाएगी अगर पूछी गई तो। और इसमें आपको करना क्या है, इसमें एल्किल हैलाइड लेना है, उसके साथ सोडियम मेटल लेना है और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को प्रोसीड करानी है और इससे हमारा जो एल्किन है वो बन जाएगा। देखो यहाँ पे रिएक्शन आपको कैसे करके करना है जिससे आसान रहे। तो देखो एक जो है मैंने कहा 2 लेने हैं आपको एल्काइल हैलाइड, तो मैंने यहाँ पे जो है मिथाइल ब्रोमाइड लिया है और यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड, दोनों मिथाइल ब्रोमाइड है। उसकी जो है 2 सोडियम लिए हैं मैंने यहाँ पे 2 मोल, और उसके साथ जब मैंने ये रिएक्शन कराई तो इससे हमारा जो है एल्केन बन गया है। कुछ नहीं करना, Br दोनों Br जो है दोनों सोडियम के साथ मिलके NaBr बन जाएगा, 2NaBr करके यहाँ पे लिख लो, कुछ नहीं। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन है, इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती। ऐसे यहाँ पे अगर हम इथाइल ले लें, इथाइल ब्रोमाइड, तो इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करा दो। मैकेनिज्म की बात करें तो इसके 2 मैकेनिज्म पॉसिबल है। देखो जब कोई नेम रिएक्शन आती है तो उसका मैकेनिज्म देना हमें जरूर पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैकेनिज्म 2 सजेस्ट किए गए थे इस रिएक्शन के। इसमें ये था कि पहले में जो है इसके एल्काइल का जो सोडियम साल्ट होता है वो बन जाता है, जिसमें हमारा जो ये हेलोजन है वो इसके सोडियम के साथ रिएक्ट करके अलग हो जाएगा और एक सोडियम जो है वो इसके एल्काइल के साथ जो है साल्ट बना लेगा। फिर नेक्स्ट वाले में यही जो है साल्ट जो है आपका इसके हेलोजन, दूसरे मॉलिक्यूल के हेलोजन के साथ रिएक्शन करके एल्काइल बना लेगा और इस तरीके से अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड मैकेनिज्म जो है वो हमारा रेडिकल मैकेनिज्म है। रेडिकल मैकेनिज्म में क्या था कि पहले जो हमारा एल्किल हैलाइड है उसके साथ जो है ये पहले ब्रेक करेगा, रेडिकल में टूटेगा, यानी एक बॉन्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इसके पास। ठीक है, सेपरेट टूटेंगे अलग अलग, और सोडियम के साथ जब ये रिएक्शन करेंगे तो सोडियम जो है वो हेलोजन को ले लेगा, इसका जो एक रेडिकल है उसको लेके अपना बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे एक रेडिकल वाला हमारा जो एल्काइल ग्रुप है वो ऐसे ऐसे 2 एल्काइल ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे और उससे बना देंगे एल्केन। ठीक है, तो इस तरीके से एल्केन हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ये सिंपल सा है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ जो रिएक्शन है वो है वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में कुछ नहीं, यहाँ पे बस आपको जो है सेम टू सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पे जो है आपको एरिल हैलाइड यूज करना है। एरिल हैलाइड मतलब कि यहाँ पे बेंजीन रिंग पे जो हमारा हैलाइड लगा रहेगा उसको एरिल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, सेम टू सेम ऐसी है, ड्राई ईथर में ये वाली रिएक्शन आपको प्रोसीड करानी है और ऐसे ही सेम टू सेम एज इट इज। और यहाँ पे जो है जो बेंजीन के डेरिवेटिव है वे बनते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे टोलुइन बना है। ठीक, इस तरीके से ये वुड्स फिटिक रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन सेम टू सेम है। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट सिंथेसिस है वो है कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस जो है मेथड है वो बेटर है, किससे, जो हमारी वुड्स रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, हम लिथियम डाई अल्काइल कॉपर यूज करते हैं और उसमें जो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है वो अटैच हो जाता है हमारे एल्किल हैलाइड से और यहाँ पे हेलोजन हमारा रिमूव हो जाता है और इस तरीके से हमारा जो एल्केन बन जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एन प्रोपेन लिया और इसकी जब रिएक्शन हमने कराई डाईमिथाइल कॉपर लिथियम से, ठीक है, लिथियम डाईमिथाइल कॉपर भी बोल देते हैं इसको, तो हमारा जो यहाँ से एक CH3 ग्रुप है वो Br हट के यहाँ पे लग जाएगा CH3 ग्रुप और इस तरीके से हमारी ये वाली रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, इसमें ब्यूटेन बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है इनडायरेक्ट रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का अगर हम इनडायरेक्ट रिडक्शन करें तो उससे भी हमारा जो है एल्केन बन जाता है। देखो कैसे, पहले तो हम बना लेंगे इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपको पता है, आपने जो है पहले 11th वगैरह में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो है बहुत सारी रिएक्शन पढ़ रखी है, सिंथेसिस पढ़ रखी है, फॉर्मेशन पढ़ रखा है। तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये RMgX हो जाएगा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करानी है आपको। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे जो है फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर वाटर के साथ फिर रिएक्शन करा दोगे तो फिर क्या होगा, इससे हमारा एल्केन बन जाएगा और जो ये OMgX है वो बाहर हो जाएगा। सेम टू सेम अगर हम यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लें और उसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराए तो मेथेन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक करेगा तो ये हो जाएगा MgOH(X). ठीक है, और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन वो इसको मिल जाएगा, ये हो जाएगा CH4। ठीक, अब इसके बाद आती है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इस पे इंपॉर्टेंट डाल लो भाई। ठीक है, ये रिएक्शन जो है बाय नेम आपसे ऐसी की ऐसी ही पूछी जाएगी और लॉन्ग में भी पूछ ली जाती है कभी कभी। ठीक है, उसमें जो है आपको जो है 2 रिएक्शन जो है पूछ ली जाएगी। तो ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, इसमें जो है पोटेशियम और सोडियम साल्ट जो होते हैं फैटी एसिड के, वे एल्केन बनाएंगे और इसमें किस तरीके से एनोड और कैथोड पे प्रोसेस होने वाला है वो मैं आपको यहाँ पे देखो रिएक्शन के अकॉर्डिंग बताता हूँ। इसमें 2 मॉलिक्यूल लेने हैं आपको, 2 मोल लेने हैं। ठीक है,
जो हमारा साल्ट है उसके, सोडियम पोटेशियम साल्ट के। और इसके बाद जो है यहाँ से जब हम सबसे पहले वाले स्टेप में क्या करना है, आपको यहाँ से सोडियम को रिमूव कर देना है। सोडियम रिमूव होगा दोनों से तो 2RCO- बनेगी। ये 2RCO- जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के आपस में बॉन्डेड हो जाते हैं इस तरीके से। फिर जो है ये जो है दोनों अपने यहाँ से जो है CO2 निकाल देते हैं, दोनों CO2 बाहर हो जाएंगे और यहाँ पे एल्केन हमारा फॉर्म हो जाता है। ये तो रिएक्शन होती है कहीं पे, एनोड पे। ये वाला प्रोसेस चलता है एनोड पे। और जो कैथोड पे क्या होता है, तो फिर कैथोड पे देखो जो आपने सोडियम निकाला, आपने 2 सोडियम, वे जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले उन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और उसके साथ 2 Na बना लेता है। ठीक है, और ये 2 Na जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर NaOH और जो हाइड्रोजन गैस है उसको रिलीज करते हैं। अब देखो हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो जो है हमने यहाँ पे सोडियम साल्ट लिया, इसके 2 मोल लिए, ठीक है, सोडियम एसीटेट के, और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पे हमारा जो है इस तरीके से रिएक्शन सेम टू सेम प्रोसीड हुई। जो हमारा वहाँ पे बना वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, एनोड पे जो है ये बनता है CO2 और एथेन बनता है, और कैथोड पे हमारा जो है सोडियम साल्ट जो बनता है NaOH वो बन जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाती है। इस तरीके से ओवरऑल रिएक्शन हमारी हो जाती है। मैकेनिज्म की बात करें तो इसका मैकेनिज्म जो है प्रोबेबल मैकेनिज्म, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। कैसे होता है बताते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या किया था, यहाँ से जो है आपने सोडियम साल्ट को रिमूव किया, तो सोडियम साल्ट रिमूव करने के बाद यहाँ पे हमारा बना COO-। ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालता है। 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, देखो इन 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है और अपने ऊपर से चार्ज हटा लेता है, और चार्ज हटने के बाद ये बन जाता है, हमारे पास बनता है एक फ्री रेडिकल बच जाता है। यहाँ पे एक रेडिकल बच जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल फिर जो है आगे रिएक्शन करता है। ये क्या करेगा, यहाँ से ये वाला जो रिएक्शन है, ये बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला जो एक्स्ट्रा रेडिकल है, सॉरी ये जो रेडिकल है वो यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, एक यानी एक बॉन्ड और बना लेंगे, और यहाँ से जो CH3 रेडिकल वो अलग हो जाएगा। तो देखो यहाँ से ये ब्रेक करा और उसने यहाँ पे लिया बॉन्ड बनाया इन दोनों रेडिकल ने मिलके, और यहाँ पे CH3 रेडिकल अलग हो गया। अब ये CH3 रेडिकल अगले CH3 रेडिकल के साथ मिलके क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से एल्केन बन गया। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा 8th मेथड है और लास्ट भी है, उस मेथड में हमें क्या करना है, एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन एसिड, इन सब के रिडक्शन से जो है एल्केन बनानी है। तो मैंने तीनों चारों जो है ये बना दिए यहाँ पे, इसको समझ लो कैसे करना है। वही आपको हाइड्रोजन आयोडाइड यूज करना है इसमें। ठीक है, और फास्फोरस की प्रेजेंस में वो टेम्परेचर देना है, तो ये वाली रिएक्शन जो है प्रोसीड हो जाएगी और यहाँ से एल्केन बनता है। तो यहाँ पे C2H5OH लिया, और उसकी मैंने जब HI के साथ रिएक्शन कराई 2 मोल लेके, तो यहाँ पे H और OH जो है पहले तो वाटर निकालेंगे। ठीक है, और फिर जो ये 2 आयोडीन है ये I2 बनाएंगे, और एक H जो यहाँ से बचा है वो हमारा क्या करेगा, यहाँ पे इस पे ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा एथीन यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लो, मैंने ROH लिख दिया है, तो इसको C2H6 कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा C2H6, इसको सही तरीके से लिख लो, ये हो गया हमारा C2H6, तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो हमारा जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ अगर ये रिएक्शन कराएंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगी, बस यहाँ पे जो है 2 आयोडीन निकल जाएंगे, और यहाँ पे 4 मोल जो है आपको HI यूज करने। कीटोन में बात करें तो हमने एसीटोन ले लिया है, एसीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेम एज इट इज ऐसे ही एल्केन बनेगा, और आयोडीन और वाटर जो है बाहर रिलीज हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके साथ हमें 6 लेने होंगे। यहाँ पे टेम्परेचर का ध्यान रखना, टेम्परेचर हमारा बढ़ाया गया है, और यहाँ पे मोल जो यूज किए गए हैं वो 6 मोल HI के यूज किए हैं, और उससे हमारी जो ये रिएक्शन है वो प्रोसीड होगी। तो इस तरीके से ये हमारे मेथड थे प्रिपरेशन के, जिनको आपको कर लेने हैं। नोट्स का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है आपको दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर लो। अब यहाँ से पढ़ते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक, देखो सबसे पहले जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो है सोल्युबिलिटी। एल्केन जो है वो नॉन पोलर होते हैं इन नेचर, तो ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। अब आपने पढ़ा है पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया था कि पोलर कंपाउंड जो होते हैं वे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में। तो इसी तरीके से अगर ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करेंगे, और किसमें, जैसे ईथर और बेंजीन वगैरह जो है इसमें इनकी सोल्युबिलिटी होती है। सोल्युबिलिटी जो है वो घटती है जब अगर मोलिकुलर साइज अगर बढ़ेगा, चैन लंबी होती चली जाएगी, जितने ज्यादा इसकी कार्बन की चैन होगी उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। ठीक, इस तरीके से जो है ये हमारा सोल्युबिलिटी का हमारे यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक है वो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे।
तो भाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से ही क्वेश्चन बनता है, बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए बिल्कुल आसान है। और शॉर्ट क्वेश्चन 2 मैंने असाइनमेंट में भी डाल रखे हैं, तो अच्छे से समझ लेना और उस असाइनमेंट का आंसर आपको खुद से करना है, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। वो असाइनमेंट का आंसर आप खुद से मुझे दो, टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे जो है वो उसको आंसर को लिख के और मुझे जो है फोटो खींच क्लिक करके वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करो। अब देखो एल्केन जो होते हैं वे नॉन पोलर होते हैं, अभी मैंने आपको बताया और मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो ये सैचुरेटेड है तो ये रिएक्ट करना नहीं चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सैचुरेटेड है और ये एज ए जो है ये मैंने आपको जब मैंने वहां पे बताया था पैराफिन्स इनको बोलते हैं, पैरा और फिन्स, फिनेक का मतलब मैंने आपको वहां पे बताया था कि ये लिटिल इनकी अफिनिटी होती है, ये कम जो है इनकी जो रिएक्टिविटी है वो एज कम्पेयर टू अदर एल्कीन और एल्काइन के कंपेरेटिवली कम होती है, ठीक। तो यहाँ पे देखो अब जब तो आपको पता है कि नॉन पोलर होते हैं, तो इनके पास केवल वीक वांडरवाल फोर्सेस जो है होते हैं इनके, यानी ऑपरेट करते हैं इनमें वीक वांडरवाल फोर्सेस जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जो वीक वांडरवाल फोर्सेस है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के साइज पे। अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो उसका जो वीक वांडरवाल फोर्सेस है यानी जो सरफेस है वो बड़ा हो जाएगा, और सरफेस बढ़ेगा तो उससे जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर बॉन्डिंग बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जितनी ज्यादा लंबी चैन होगी उतने ही ज्यादा जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये हमारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि जो आइसोमर होते हैं उनमें ये जो है थोड़ा डिफरेंस होता है। देखो समझो कैसे, जैसे पेंटेन का आइसोमर है, थ्योरी में आपको बाद में ये पढ़ा दूंगा, पहले जो है ये समझो। जो पेंटेन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर इनके आइसोमर के बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो अलग अलग है। कैसे है, क्यों है, वो आपको समझाते हैं। अगर आप पेंटेन की जगह जो है हेक्सेन, हेप्टेन वगैरह ऑक्टेन लें, आगे को बढ़े, तो उससे क्या होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो है बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ते बल्कि बॉइलिंग पॉइंट घटते हैं। आइसोमर्स जितने भी है, जितनी चैन जो है छोटी होती चली जाएगी उतना ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घटता चला जाएगा। वो क्यों हो रहा है वो बताते हैं। देखो जो एन पेंटेन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 309 केल्विन है, जबकि जो आइसोपेंटेन है, क्योंकि है तो 5 ही कार्बन लेकिन ये इसका आइसोमर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 301 है। और जबकि जो नियोपेंटेन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 281 केल्विन है, 281 केल्विन। अभी हो क्यों रहा है वो आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे जितनी लंबी चैन उतना ज्यादा सरफेस, ऐसे करके बाइंड रहते हैं मॉलिक्यूल्स, तो जितनी ज्यादा लंबी चैन उतना ज्यादा उसका जो है सरफेस, ऐसे करके समझो। देखो ऐसे करके जितनी ज्यादा लंबी चैन उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी चैन ज्यादा जुड़ी हुई रहेगी लंबी चैन, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये बॉन्ड्स जो है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा रहेगा जितनी लंबी चैन होती चली जाएगी। अब ये चैन थोड़ी कम होगी, तो ये चैन अगर कम हुई तो इसमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, भले ही कार्बन कितनी ही हो लेकिन चैन तो छोटी हुई। अब ये वाली चैन तो और भी छोटी होगी, 3 ही कार्बन की रहेगी, 3 कार्बन की, तो फिर इसमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगी। तो सरफेस कम हुआ, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, ठीक है। किसमें, आइसोमर्स में। लेकिन जो हमारी चैन होती है सीधी चैन, मान लीजिए पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, सीधी लंबी जो चैन है उनमें क्या होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता है। और हमने एक्सप्लेनेशन इसका इसी तरीके से लिख दिया है, ठीक है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। एरिया जो है जितना कॉन्टैक्ट में रहेगा एक मॉलिक्यूल दूसरे से, उतना ही जो क्या होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, ठीक है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मैक्सिमम फॉर स्ट्रेट चैन कंपाउंड। स्ट्रेट चैन कंपाउंड जितने भी होंगे उनमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा और जो हमारा जो कॉन्टैक्ट का एरिया है वो भी ज्यादा रहेगा। तो जो एज ए ब्रांचिंग इंक्रीजेज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीजिंग, तो अगर आप ब्रांच बढ़ाओगे, ऐसे ब्रांच वाली चैन अगर बढ़ेगी तो उससे एरिया जो है वो ना बढ़ के और घट गया है, एरिया घटेगा तो फिर क्या होगा, हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीजेस। वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। और इस पे जो है क्वेश्चन डला हुआ है, मैंने डाल रखा है असाइनमेंट में, उसको सॉल्व करके उसका आंसर जो है एक्सप्लेन करके मुझे देना, ठीक है। क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना, ठीक है। पेंटेन है, पेंटेन के आइसोमर देखो किस तरीके से बनाए, इस तरीके से 3 आइसोमर बना दिए, आइसो नियो पेंटेन, ठीक है, एन पेंटेन, तो ये आइसोमर हो गए। ऐसे ही मैंने जो क्वेश्चन डाल रखा है वहां पे आपको उसको आंसर करना है। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट पे। तो देखो एल्केन जो है
वो लोअर मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वे आयंस नहीं है, तो इस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट्स भी कम है। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मोलिकुलर साइज बढ़ने के साथ साथ हम ये मानते हैं कि वो बढ़ना चाहिए था, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था, तो और ऐसा होता भी है, ठीक है। तो उसी को लिखा, मेल्टिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर साइज, दिस इज फाउंड टू बी ट्रू बट इंक्रीजिंग इज नॉट यूनिफॉर्म। देखो, मोलिकुलर साइज बढ़ने के साथ साथ चैन बढ़ रही है तो मोलिकुलर साइज बढ़ रहा है, मोलिकुलर साइज बढ़ने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ तो रहा है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं बढ़ रहा है, यानी जैसे कंटिन्यूअस बढ़ना चाहिए था कि हमें जो है एक डेटा कलेक्ट हो सकता था, जिससे ऐसा नहीं बढ़ रहा कि 10 बढ़ रहा है फिर अगले उसमें जो है 20 बढ़ गया, 30 बढ़ गया, तो कंटिन्यूअस हमें पता चल रहा है किस रेंज में बढ़ रहा है, तो यूनिफॉर्म नहीं बढ़ता है। तो वो कैसे हो रहा है उसको यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे पहले ये एल्केन लिए 3 कार्बन का, 4 कार्बन, 5 और 6 का, ठीक है, सीधी चैन है, एन लगा दिए हमने। तो सबसे पहले हमने देखा इसका जो हमारा जो है प्रोपेन है, प्रोपेन में जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो 85 केल्विन है, केल्विन में है, ठीक है। और जो हमारा ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन है उन सब के भी बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। इसमें एक चीज देखो, जब हम ओड कार्बन से, देखो यहाँ पे ओड कार्बन है, 3 का नंबर ओड होता है, 4 का नंबर क्या होता है, इवन होता है। ओड कार्बन से हम इवन पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में जो है बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट, हुआ ना, देखो कितना ज्यादा हुआ, 85 से 138 पहुंच गया। लेकिन जब हम इवन से ओड में जाते हैं, इवन से ओड में जाते हैं तब हमें इतना ज्यादा चेंजेस नहीं मिलता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल ही कम है, कितना बड़ा, 5 बढ़ गया है, 5 केल्विन बढ़ गया है, 5 केल्विन बढ़ा है, तो इतना ज्यादा नहीं मिला। लेकिन फिर जब हम यहाँ पे इवन से ओड में गए, ठीक है, तब हमारा फिर से जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉरी ओड से जो है इवन में गए, तब हमारा फिर से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 179 हो गया है। तो हमने एक चीज ऑब्जर्व करी और उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा कि जब हम चैन में आगे बढ़ते हैं, जो स्टेट चैन है उनके मेल्टिंग पॉइंट में आगे बढ़ते हैं, तो हमने एक चीज देखी कि जो हमारा, जब हम ओड से इवन में जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इवन से ओड में जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा नहीं बढ़ता, बढ़ता तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ता। फिर इवन से ओड में गए, फिर हमारा मेल्टिंग पॉइंट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ा। तो इसी चीज को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और इसी चीज को हम समझेंगे अब जो आगे पढ़ेंगे थ्योरी। तो पहले जो मैंने आपको समझाया वही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वी फाइंड दैट इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट इज रिलेटिवली मोर टू गोइंग फ्रॉम ओड कार्बन टू इवन कार्बन। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है रिलेटिवली मोर, किसके कंपेयर में, जो हम इवन से ओड में जाते हैं। देखो, इवन से ओड में जा रहे हैं तो सिर्फ हमारा 5 बढ़ा, जबकि हम जब ओड से इवन में आए थे तो हमारा जो है 85 से 138 हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है। तो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो वो आता है हमारा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो इसका एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो है यहाँ से एक क्वेश्चन जो है असाइनमेंट में भी डाल दिया जिसको आपको सोल्व करना है। उसका जो थ्योरी है वो मुझे जो है टेलीग्राम ग्रुप पे बना के देनी है आपको, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें ओड और इवन का बहुत बड़ा फंडा है भाई, इसमें कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे वाला, जो मैं पहले आपको थ्योरी बता देता हूँ और फिर उसके बाद, या फिर पहले एक काम करो, पहले समझ लो। जो हमारे इवन वाले मोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें हेक्सेन, तो C6H14 फॉर्मूला होता है। तो हेक्सेन में 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, तो जो छठा कार्बन होता है, क्योंकि इसकी जिगजैग फॉर्म होती है, तो छठा कार्बन जो है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। जो कार्बन यहाँ पे है उसकी डायरेक्शन अगर अप है तो इसकी जो है डाउन है। तो जो इवन वाले हमारे नंबर है उनमें जो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इनके जो मॉलिक्यूल है उनकी पैकिंग बहुत अच्छे से होती है। पैकिंग अच्छे से होने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा रहता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी इनका ज्यादा होता है, जबकि ओड वालों में ये चीज नहीं होती। अब देखो कैसे, अब देखो ये तो हमारा था हेक्सेन। हेक्सेन में मैंने आपको बताया कि दोनों CH3 जो है वे हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से पैकिंग अच्छे से होती है और इस वजह से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जबकि हम इवन की बात करें तो इवन में ऐसा नहीं है। इवन में क्या होता है कि दोनों CH3 अप वाली साइड रहते हैं, अबव द प्लेन बोल सकते हैं या फिर अप साइड बोल सकते हैं। एक को बिलो मान लो, एक को अप मान लो, ठीक है। तो ये अप साइड में है और ये भी अप साइड में, दोनों अप साइड में है। तो इसमें क्या होता है कि जो पैकिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती। इस तरीके से समझो, देखो ये है और दोनों जो है ऊपर की साइड को है
और ये जो है ये भी ऊपर की साइड को है, तो जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस पे नहीं लग पाता। जबकि अगर ये स्ट्रक्चर ऐसी हो तो जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल है वो भी ऐसे आया और वो भी ऐसे आ गया, समझ रहे हो ना। तो ऐसे आएगा जिगजैग फॉर्म में, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो कितना ज्यादा है। और जबकि दोनों CH3 सेम साइड होने की वजह से, ये CH3 अगर मान लूं दोनों CH3 सेम साइड होने की वजह से, तो हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है तो इसको अगर ऐसे ना ले, ऐसे ना लिखें, दोनों CH3 को एक साइड ही लिख देते हैं। इसको उल्टा करके अगर मैं लिख दूं ऐसे करके, तो देखो दोनों CH3 जो है सिर्फ उनमें अट्रैक्शन हो रहा है, बाकी जो हमारा ये है इसमें अट्रैक्शन नहीं है इतनी दूर में। तो इस वजह से जो है इसका बढ़ता तो है थोड़ा, इसका ओड वाले का, लेकिन जितना इवन वाले का बढ़ जाता है उतना नहीं बढ़ता। तो जिगजैग स्ट्रक्चर में हमने ये देखा कि जो हमारे अपोजिट डायरेक्शन के CH3 है उनकी वजह से जो है पैकिंग अच्छे से हो पा रही है, पैकिंग अच्छे से हो पा रही है, तो जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी बढ़ रहा है। जबकि जो हमारे सेम CH3 डायरेक्शन में है, जैसे ओड में आते हैं, ओड में जितने भी स्ट्रक्चर बनाओगे जिगजैग की, उन सब में जो ओड स्ट्रक्चर है, ओड नंबर है, उनकी जो है CH3 सारे एक ही सेम साइड आएंगे। तो सेम साइड आएंगे तो फिर जो है उसमें इस तरीके से होता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो क्लासेस है यार उसको जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करा करो, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं, मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो वीडियो है उसको लाइक कर दिया करो जब जो है वीडियो अपलोड की जाए। नोट में करके मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है जिससे अक्सर हमारा क्वेश्चन जो है MCQ का बनता है, वो ये कि जो फर्स्ट जो 4 एल्केन है वे हमारे पास गैसियस फॉर्म में होते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। और जो हमारे नेक्स्ट नंबर C5 से C17 तक के हैं वे जो होते हैं वे कलरलेस लिक्विड होते हैं, ये वाले जो हमारे एल्केन हैं। और जो इससे ऊपर 17 से ऊपर जितने भी है वे सब जो है वैक्स टाइप में, जो है वैक्स लाइक सॉलिड है, यानी थोड़े जेल टाइप के होते हैं, ठीक है, वैक्स तरीके से होते हैं। तो यहाँ तक का जो है आज का थ्योरी का पोर्शन था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। असाइनमेंट की बात करें तो ये आपको सोल्व करना है, भाई करना है, सेकंड असाइनमेंट है, मुझे सोल्व करके जो है टेलीग्राम पे इसकी थ्योरी बना के दो, मैं वही थ्योरी लिखूंगा जिसने सबसे अच्छे से लिख रखी होगी, तो वही थ्योरी मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो ये आपको पहले क्वेश्चन समझ लो, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। पेंटेन का, आइसोपेंटेन का और नियोपेंटेन का, तीनों का स्ट्रक्चर लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे जो है किया था एक्सप्लेन। और इसमें से पूछा है किसका जो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है किसका सबसे हाईएस्ट रहेगा। तो भाई स्ट्रक्चर तो सेम टू सेम, पीछे मैंने पेंटेन ही यहाँ था और पेंटेन ही यहाँ करा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आंसर यहाँ पे करना है और रीजन भी करना है, रीजन क्या है एक्सप्लेन करना है उसको आपको कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट से है। तो मेल्टिंग पॉइंट में देखो, अगर हम मूव कहते हैं एन पेंटेन से एन हेक्सेन की साइड, ठीक है, ओड से इवन की साइड जाते हैं, तो इंक्रीज करता है टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ओड से इवन की साइड जाने पे। और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बट मूविंग फ्रॉम एन हेक्सेन टू एन हेप्टेन, यानी अब जो है हेक्सेन से हेप्टेन में जा रहे हैं तो सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस करता है। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है वो आपको यहाँ पे लिखनी है, ऐसा क्यों हो रहा है। सबकी स्ट्रक्चर बनाओ पहले, इनकी जिगजैग स्ट्रक्चर, और फिर जो है उसको एक्सप्लेन करो किस तरीके से ये हो रहा है। सेम टू सेम ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पे। मेरे ख्याल से आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा, और मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके इनको समझते हुए चलो। ज़्यादा जितना मैंने डीप कराया बस इतना ही डीप कर लो, इतना काफ़ी है, इनफ है BSc के लिए, ठीक। और जो है नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बाकी जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, हेलोजिनेशन वगैरह जिसमें नाइट्रेशन वगैरह आ जाएगा। और इस तरीके से जो है हमारा एल्केन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम साइक्लो एल्केन पे चलेंगे। तो सेकंड वीडियो लेक्चर था ये आज का। वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना।